पिछली क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। लॉ ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है, वो सारे हमने आपको बताया है। इस बार आज के सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें पहले मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो आपके लिए मैंने ये लिखा है। मीनिंग आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये आप देखो एकदम बिल्कुल आपके समझ में आएगा और डरने की कोई बात नहीं है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है आपके लिए, ये आप एक बार देखो, आपको मोमेंटम समझ में आ जाएगा और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके बिना टाइम को वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लीनियर मोमेंटम में आप जानते हो कोई एक मास है और एक वेलोसिटी v से जा रही है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्स वाई और z ये एक्सेस खींची, तो यहाँ कोई मास है वो v वेलोसिटी से जा रही है, तो मोमेंटम m इंटू वी आप जानते हो। आपको छोटे क्लास में 9th क्लास में आपके टीचर ने बताया होगा, अगर नहीं भी बताया है तो मोमेंटम क्या होती है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is the quantity of motion possessed by the body. It is equal to the product of mass and velocity of the body. That is momentum equal to mass into velocity. अब मैंने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिखा है और यहाँ पे मैं मोमेंटम कह रहा हूँ, तो मीन्स वही है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम टू टाइप के होते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जो आप रोटेशनल मोशन पढ़ाएंगे, रिजिड बॉडी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम की क्या फॉर्मूला हो गई, पी वेक्टर इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। अब आप जानते हो कि m जो है वो मास है, वो नेगेटिव नहीं होगा। आपके टीचरों ने पहले से समझा रखा है कि मान लो कि यहाँ पे एक लेमडा हो और यहाँ पे कोई एक वेक्टर हो, a वेक्टर हो, तो आप एक अनदर वेक्टर b इक्वल टू लिखते हो लेमडा टाइम वेक्टर्स a, नहीं ये लिखते हो। तो ये जो b की डायरेक्शन होती है वो वेक्टर a की डायरेक्शन में होती है। अगर लेमडा पॉजिटिव हो तो, नेगेटिव हो तो a के डायरेक्शन के जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे तो मास है, मास नेगेटिव नहीं होगा, तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये आपको पहले से आप इतना जानते हो, ठीक है। अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है मेरी क्लास से, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वहाँ से देख सकते हो, वेक्टर्स की वीडियो है, आप लाइन से देख लोगे तो वेक्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, पी वेक्टर इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी लिखी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज अभी बताया आपको द वेलोसिटी ऑफ इज अ वेक्टर एंड मास इज अ स्केलर। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज the direction of the velocity of the body. Its magnitude is given by magnitude of vector p equal to magnitude of any modulus of m into v. तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे एरो हेड हटाया है मैंने, मीनिंग ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। अब ऐसा यूनिट है तो आप जानते हो कि मास किस में होगा, केजी में होगा, और वेलोसिटी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी। तो ऐसा यूनिट क्या आ गई मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकंड। अगर आप सीजीएस यूनिट देखते हो तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। और द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम इज एम एल टू द पावर माइनस 1, एम एल टी टू द पावर माइनस 1, ठीक है। यहाँ मास है, दिक्कत हो गई, मास है m है, तो m के लिए आप क्या लिखते हो, मास के लिए आप केजी लिखते हो, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए आपने मीटर पर सेकंड लिखा, नहीं तो डायमेंशन लिखोगे तो मास के लिए आप m लिखते हो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मीटर है तो इसके लिए l लिखते हो। तो यहाँ पे ये 1 पावर है, ये भी 1 पावर है, और ये अपॉन में है, अपॉन में सेकंड है, तो इसके लिए t लिखोगे t टू द पावर माइनस 1। तो आप इसको नहीं भी लिखोगे 1 को तो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की ये डायमेंशन हो गई, जो मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है कि अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, यहाँ पे मैंने खींची है आपके लिए कि इस एक्सेस पे यहाँ पे मोमेंटम है और इस एक्सेस पे
वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे मास अगर कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी ये मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की ग्राफ मिलेगी, अगर मास कांस्टेंट है तो इस टाइप की ग्राफ मिलेगी, ठीक है। तो इससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे मास मोमेंटम वर्सेस मास की मैंने ग्राफ खींची, अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये ओरिजिन से मिलती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ठीक, स्लेंटेड है, ऐसी ग्राफ मिलती है। अगर आप वेलोसिटी वर्सेस मास ग्राफ खींचोगे और वहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट हो तो इस टाइप की कर्व मिलती है, ठीक है। ये क्लियर है? बढ़िया, इतनी समझ आती है, अर्लियर है, छोटे से बच्चे में आपने ये पढ़ा तो 9th क्लास में मोमेंटम वहाँ से जल्दी से पढ़ा ली मैं, ठीक है। इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इससे। यहाँ पे है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, ठीक है। यही था एकदम, यही आपने लॉ पढ़ के आए हो। मैंने यहाँ पे एक मास दिखाया, एक बॉडी दिखाई है और उस पर सेवरल फोर्सेस दिखाई है। यहाँ पे F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, आप इसको 4 मान लो। बहुत सारे फोर्स है, आप यहाँ पे F5 लगा लो, इधर के साइड से F6 लगा लो, इधर की साइड से F7 लगा लो, ठीक है। और मैंने मान लिया ऐसे ही यहाँ पे आप Fn लगा लो, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस अप टू प्लस Fn वेक्टर, और इसकी रिजल्टेंट अगर 0 हो, जो पहले भी मैंने आपको कराया होगा, अगर आप मेरी पहले से क्लासेस कर रहे हैं तो आप जानते हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन आप ऐसा लिख सकते हो इसको सिग्मा एफ वेक्टर इक्वल टू 0, मीनिंग यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हो। तो ये मीन्स क्या है, दैट इज resultant of all the forces acting on a body is 0, then the body remains at rest or moves with a constant velocity, मीनिंग ये मेरी बॉडी है, इस पे सेवरल फोर्सेस लग रही है, अगर इसका रिजल्टेंट 0 है, ठीक है, रिजल्टेंट मीनिंग रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है, यानी 0 आप यहाँ पे 0 वेक्टर लगा सकते हो, नल वेक्टर 0 है, तो ये बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर आप यहाँ पे एक रेफरेंस दिखा सकते हो। मैंने माना कि ये रेफरेंस कैसा है, ये IF है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। और इस फ्रेम में से आप ये देख रहे हो, ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि इसकी रिजल्टेंट 0 है इस फोर्सेस की, तो ये बॉडी क्या होगी, अनएसेलरेटेड, मीनिंग मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन्स एट रेस्ट, या तो ये रेस्ट में होगी या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, यानी ये रिमेन्स अनएसेलरेटेड हो जाएगी, मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, एसेलरेशन इसकी 0 वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। अगर आप इस एसेलरेशन की मॉडुलस वैल्यू लिख सकते तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, ठीक है। यानी ये बॉडी एसेलरेशन में नहीं होगी, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ठीक है। ये रहा आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये आप लिख लिया आपने, ठीक है, लिख लो, मैं इसको मिटाऊंगा।
यहाँ जैसे मैंने दिखाया है, एक मास है, ये एक वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोमेंटम लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे मोमेंटम लिखोगे P इक्वल टू एम भी लिखोगे एम भी। ये कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब इस पे एक फोर्स लगा है, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, ठीक है, और इसका रेट उस अप्लाइड फोर्स से प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, ठीक है। तो जो चेंज होगा वो फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मैं ये लिख लिए, ये मिटाऊं, अभी मैं उसको लिखता हूं, बताता हूं। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो आप कि यहाँ पे ये बॉक्स है और ये एक टेबल पे रखा, ठीक है, तो जितना इस टेबल पे इसकी वेट फोर्स लगा रही है, ये mg यानी वेट इसका, उतना ही यहाँ ये टेबल जो है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, w यानी mg इक्वल टू यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। आप मान लो कि यहाँ पे एक वॉल है और आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, इस पे, यानी आपको मैं मान लूँ F12 या आपने इस वॉल पे फोर्स लगाई तो F21 होगा, ठीक है। इस पे एक्शन क्या है, फोर्स ऑन वॉल, आप वॉल लिख सकते हो यहाँ पे, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू वॉल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्शन, और ये क्या हो गया, रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे देखते हो आप, रॉकेटरी में देखते हो, वहाँ से गैस निकलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक्शन। तो ये गैस जो निकलती है तो ये इसको धक्का देती है गैस, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया रिएक्शन। तो यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, ठीक हैगा। मीनिंग आपने इस बोर्ड पे एक फोर्स लगाई तो बोर्ड ने भी एक फोर्स आप पे लगाई, तो जितने एक्शन है उसका हमेशा अपोजिट एक रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ है, ठीक। अब मैं इसको मिटाता हूं आपके लिए, यहाँ पे सेकंड लॉ पे आता हूं जो मैंने आपको बताया, ठीक, कि रेट ऑफ चेंज, यानी वो कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अप्लाइड। मैं ऐसा लिख दूं अप्लाइड, या आप एक्सटर्नल फोर्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ से मैंने लिखा है P इक्वल टू एम भी, तो मैं यहाँ पे D यहाँ पे एम भी लिखूंगा अपॉन dt लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अप्लाइड। हो सकता है, ठीक है। तो मास मैं यहाँ पे अगर कांस्टेंट मान रहा हूँ, ठीक है, तो मास को ये डिफरेंशिएशन से आप बाहर करोगे तो एम डी वी बाई डी टी। आप जानते हो, आप पहले से पढ़ के आए हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अप्लाइड, ठीक है। आप जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो एक कांस्टेंट लगाते हो, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी वी पुट अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एम ए वेक्टर मैंने लिखा यहाँ पे के और ये एफ अप्लाइड लिख दी, ठीक है, बढ़िया। अब आप कोई भी यूनिट चूज कर सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ m इक्वल टू 1 kg, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, f इक्वल टू 1 न्यूटन, देयरफॉर k इक्वल टू 1,
ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि F अप्लाइड इधर लिख दो, F अप्लाइड इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, आप मैं F अप्लाइड को सिर्फ F से लिख दूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही आपके लिए ब्रह्म मंत्र है। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि आपकी पूरी मैकेनिक्स इस पर टिकी है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा, आप अभी मैंने रिजल्टेंट लिखे थे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एज ए रिजल्टेंट, मैं लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। जैसे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्टेंट एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ एम ए एक्स यहाँ पे, यानी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू लिख सकता हूँ एम ए वाई, यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है इसको, रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स z direction. Resultant force towards center is must equal to mass into acceleration towards center. ये आपको याद रखने होंगे। आप वेक्टर पढ़े हो नहीं, तो आप वेक्टर पढ़े हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, F इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप ऐसे एक मोमेंटम है, यहाँ पे आप जो मोमेंटम लिख रहे हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप लिख सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने लिखी है यहाँ से आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई सी कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ डी, और यहाँ से पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो अभी आप देखो जो मोमेंटम है वो मास टाइम वेलोसिटी होता है नहीं, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी टी, इसके लिए लिख सकते हो पी एक्स के लिए लिख सकते हो एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप। अब यहाँ से आप मास को बाहर कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डी बाई डी टी, और यहाँ से आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। आ सकता है नहीं? अब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी एक्स बाई डी टी एक्स हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे इधर इस साइड में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है फोर्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू एम। ये डी बाई डी टी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये डी वी एक्स बाई डी टी एक्स आ जाएगा, तो आप लिखोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या आया, यहाँ से आया एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप।
तो आप यहाँ से एफ एक्स कंपोनेंट लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स हो सकता है। तो आप इसको लिख सकते हो एम यहाँ पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एम वाई लिख सकते हो, एफ वाई लिख सकते हो, एम ए वाई लिख सकते हो, यहाँ पे एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड लिख सकते हो, एम डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हो, या आप इसको ये डायरेक्टली इसके टर्म में लिख सकते हो, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एम डी पी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स कंपोनेंट, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके चंद फॉर्मूला थे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का था, ठीक है। अब इसके बाद जो शुरू होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैं कर दूंगा। आज इतना ही रहने देता हूँ, ठीक।